क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो मैं सरहद गांधी ट्रस्ट को सरहदी गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन की करना चाहता हूँ कि उन्होंने 132वीं जयंती पंडित नेहरू की सही वक्त पर मनाने का फैसला किया है। और मैं समझता हूँ हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके हमारा गौरव किया है। आज देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी देश के आज़ादी के बारे में और आने वाले भारत के बारे में, उसके खिलाफ काम करने वाली शक्तियां आज देश पर राज कर रही हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण आरएसएस ने किया है और आरएसएस का आज़ादी के साथ लड़ाई के साथ कोई संबंध नहीं था। इसीलिए वो आज़ादी की लड़ाई को बार बार कमज़ोर करना, उसको उसकी महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी ये सोच थी कि ब्रिटिश कभी ना कभी तो आज़ादी देने वाले हैं, तो उनको लगता है कि आज़ादी की लड़ाई की वजह से या कुर्बानी की वजह से आज़ादी नहीं मिली है, ये ब्रिटिश लोगों ने हमको बख्शिश दी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग इसको भीख के जैसा बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, इन सब लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, कई हज़ारों लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ, सबके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कुर्बानी देकर एक देश जो तैयार किया था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो उनके साथ मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमको दिया था, वो संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत ये सभी धर्म का, सभी लोगों का भारत रहेगा, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकशाही डेमोक्रेटिक रहेगा। इनको लोकशाही भी मंजूर नहीं है, धर्मनिरपेक्षता भी मंजूर नहीं है, और समाजवाद को तो ये दुश्मन समझते हैं। तो उसके लिए ये सोच की लड़ाई है। और पंडित नेहरू हमारे देश के पहले पंत प्रधान जो है, वो एक सोच लेकर खड़े थे। वो सोच थी देश को एक आधुनिक भारत बनाने की, एक सेक्युलर भारत बनाने की, एक सोशलिस्ट भारत बनाने की। सोशलिस्ट का उनका मतलब था कि देश के जनता के आम सवाल जो है वो सुलझाने चाहिए। उनकी राष्ट्रभक्ति देश की जनता भक्ति थी। इन कुछ लोगों की राष्ट्रभक्ति या अडानी अंबानी की भक्ति है। उनको लगता है कि देश की आम जनता का कर्तव्य है कि अडानी अंबानी को मजबूत बनाने के लिए, बलशाली भारत बनाने के लिए हम काम करें। एक मिसाल देना चाहता हूं कि एटम बम के बारे में इनको बहुत खुशी है कि भारत ने एटम बम तैयार किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूर की सोच थी। इसलिए उन्होंने जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं किया था। सिर्फ दस्तखत नहीं की, इतना ही नहीं, तो उन्होंने होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट को लेकर, विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट को लेकर एक भारत में न्यूक्लियर साइंटिफिक एटमॉस्फेयर तैयार किया, उपलब्धि तैयार की, उसके लिए हम एटम बम फोड़ सके। ये बात वो नेहरू के बारे में कभी नहीं कहेंगे कि नेहरू ने देश को आत्मनिर्भर और स्वयंपूर्ण और मजबूत बनाने की कोशिश की। आज आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, लेकिन नेहरू के जमाने में भारत के लोगों को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता भारत के पैसे पे थी, भारत के लिए थी। इनकी आत्मनिर्भरता अमेरिकन पैसों पे, अमेरिका के लिए माल बनाने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए, भारत के अडानी अंबानी को पैसा दिलाने के लिए है। भारत के आम जनता के लिए इनके दिल में कुछ नहीं है। वो हमने डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी देखा है, जीएसटी के वक्त भी देखा है, और कई बारों में देखा है। कोरोना के वक्त भी देखा है हमने कि जो मदद की वो उद्योगपति को की गई, आम किसानों को, आम मजदूरों को किसी भी तरह से मदद नहीं की गई। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज नेहरू की सोच का भारत और आज के जो राज्यकर्ता पार्टी जो है बीजेपी, आरएसएस, उनकी सोच का भारत, इनकी लड़ाई है। और इसीलिए मैं समझता हूँ ये सही वक्त पर ये सिंपोसियम या परिसंवाद आयोजित किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इस परिसंवाद में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं संयोजक जो है उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और मेरी खुशी भी जाहिर करता हूँ कि उन्होंने सही वक्त पर एक सही सवाल को लोगों के सामने लाया है। सर, जिस तरह से देखा जाए, आज एक तरफ नेहरू जी की जो है जयंती यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है, तो दूसरी तरफ देश के बारे में, जो स्वतंत्रता के बारे में एक अभिनेत्री है जिन्होंने कहा है कि 1947 में जो आज़ादी लड़ी थी वो भीख में मिली थी। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं उस अभिनेत्री से कहूँगा कि उन्होंने पहले अपने पंतप्रधान से सवाल पूछे कि 75 साल की आज़ादी का सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? फिर भीख का तो सेलिब्रेशन नहीं किया जाता है। तो उन्होंने दूसरों को सवाल करने के पहले अपने जो 2014 के बाद आज़ादी देने वाले जो पंतप्रधान हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए था, मगर वो तो करते नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये अभिनेत्री का आईक्यू ही चेक करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का,
आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उन सबका उसने अपमान किया है। जनता ने उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आज का प्रोग्राम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। पंडित जी की जयंती कल है, उसकी ईव पर जो है आज ये प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में वो तमाम ताकतें जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था, आज उनके नामों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे जिनको मुंह खोलने की तमीज नहीं, वो एक जो है फिल्मों में काम करने वाली कंगना रनावत, उसने बयान दे दिया कि मुल्क को 1947 में आज़ादी नहीं हासिल हुई थी, ये मुल्क आज़ाद ही हुआ है 1914 में, 2014 में। अगर ऐसा है तो इसके बहुत पहले अटल जी और दूसरे लोगों की जो हुकूमत बनी थी वो क्या गुलाम भारत में बनी थी? ये इंतहाई शर्मनाक बात है। ऐसों पर मेरा अपना मानना है कि देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। आज की तारीख में लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। हम उन तमाम ताकतों की भर्त्सना करते हैं, वो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी का कम्युनलिज्म हो, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का कम्युनलिज्म हो, इन दोनों के खिलाफ। और पंडित नेहरू जो है इसके प्रतीक हैं। पंडित नेहरू ने इस मुल्क में भाईचारे का, आपसी मेल मिलाप का, कंपोजिट कल्चर का, सेकुलरिज्म का, सोशलिस्ट मतलब आइडियाज का भारत कैसे बने, गंगा जमुनी तहजीब कैसे फरोग पाए, कैसे परवान चढ़े, सारे देशवासी एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह कैसे रहें, उस पैगाम को आम करने के लिए पंडित जी की जो उनके व्यूज हैं, जो उनका खाका था कि किस तरह का भारत बने, उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान किस तरह का हो, उस आइडिया ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट पर आज के इस प्रोग्राम को रखा गया है। और इंशाल्लाह आपके दरमियान बहुत सारी बड़ी शख्सियात आ रही हैं जो अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें ख़ास तरीके से दिल्ली से हमारे साथी जनाब मोहम्मद अदीब साहब सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो आए हुए हैं। यहाँ इस प्रोग्राम में भालचंद्र कांगो जी जो आए हुए हैं, कांगो साहब जो है सीपीआई की जो उसकी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसके मेंबर हैं ऑनरेबल, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अंदर जी पारिक साहब के आने की उम्मीद है जो वेटरन गांधीयन हैं। इसी की तरह से जो है इसके अंदर प्रोफेसर राम पुनियानी साहब आ रहे हैं जो नेहरू जी के पैगाम को आप तक सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी में जो है जनाब अशोक पांडे साहब एक हिस्टोरियन है, वो दिल्ली से तशरीफ लाए, वो अपनी बात रखेंगे। और इसमें और भी साथी हैं जो यहाँ पर सब लोग नेहरू जी का पैगाम, सेकुलरिज्म का पैगाम, भाईचारे का पैगाम उस तो सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये प्रोग्राम इन्हीं तमाम ख्यालात के पेश नज़र ऑर्गेनाइज किया गया है। उन्होंने 2014 की जो आजादी के बारे में टिप्पणी की है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, आखिर इस तरीके का बयान आया क्यों और अक्सर उनकी तरफ से ऐसे बयान आता है? देखिए, ऐसा है कि ये अफसोसनाक मुकाम है, बड़े दुख की घड़ी है कि ऐसे पागलों को जो कुछ भी कहते हैं वो बदकिस्मती से उसको भी जगह मिलती है और ये बात जो है लोगों तक जाती है। ये पागलपन की बात है और ये मुझे लगता है किसी होशमंद आदमी ने नहीं कहा है। मुझे लगता है कि इस तरह का जो बयान है कोई न कोई उसकी जहनी बीमारी है, उस जहनी बीमारी की ये दलालत करती है। सर, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, एक तरफ इस तरह के बयान आते हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार उन्हें पद्मश्री दे रही है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि बदकिस्मती की बात यह है जो पार्टी इस वक्त जो है मरकज में है, केंद्र में है, उस पार्टी ने
ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी जगहों से जो है पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया है। एक तरफ वो गांधी की बात करते हैं, दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जैसों को पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा जो रामनाथ, ये जो है क्या नाम है इसका, गोडसे जो है, नाथूराम गोडसे की जो है बड़ी पुजारी बनती है, जो उनके मंदिर को बनाने की बात करती है, जो ब्लास्ट की खुद एक्यूज रही है। तो इस तरह के लोग भी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, बीजेपी उनको टिकट देती है। एक तरफ कहती है कि नहीं नहीं साहब, हम गांधी को जो है अहिंसा का पुजारी मानते हैं, हमें मानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी में गांधी का बड़ा रोल है। तो ये एकदम इस तरह की खिचड़ी उनके आइडियाज की है। लेकिन वही जो उनकी गंदी थॉट है, ये जो है बंच ऑफ थॉट की, और ये वी एंड आवर नेशन हु डिफाइंड की, गोलवालकर की, हेडगेवार की जो सोच रही है, सावरकर की जो सोच रही है, उस सोच को जो है प्रमोट करने का ये काम करते हैं। वो सावरकर जिसने माफी मांगी अंग्रेजों से, कई बार माफी मांग करके बाहर आए, आज की तारीख में पूरी कोशिश हो रही है संघ की तरफ से कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। कभी मैंने किसी उनके मुंह से नहीं सुना। बदकिस्मती की बात है कि 1857 की आजादी की लड़ाई में उर्दू का जो पहला अखबार निकला था, जिसका नाम था दिल्ली अखबार, उसके एडिटर थे मीर बाकर। मीर बाकर ने अंग्रेजों के खिलाफ जो उसमें एडिटोरियल लिखे थे, उसकी बुनियाद पर 1857 में बहादुर शाह जफर और दूसरों को बाद में गिरफ्तार किया गया, मुकदमे चले, और मीर बाकर को लाल किले के दरवाजे पर तोप में बांधकर उनको उड़ा दिया गया। आप मुझे बताएं कि बड़े बहादुर जो है मीर बाकर थे या बड़े बहादुर ये जो है सावरकर थे? इसलिए सावरकर की थॉट है, उसको प्रमोट करने की बात चल रही है। और मेरा ये मानना है कि गंदे ख्यालात के लोग, हरदम हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, ये इस तरह का भारत नहीं बन पाएगा इनका। जो गांधी का भारत था, जो आज़ाद का भारत था, जो नेहरू का भारत था, इंशाल्लाह वही वजूद में रहेगा, और सारे भारतीय एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह मिलकर रहेंगे। सर, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो है, खासतौर पे अमरावती, मालेगांव, ऐसी जगहों पर काफी बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है पिछले 48 घंटों से। किस तरह से? जो है त्रिपुरा के लेकर वायलेंस वहां पर भी, तो उसके आगे वो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर हिंसा नहीं हो रही है। सर, हिंसा हुई है, पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। जहां हुई है, कानून अपना काम करेगा। किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में चाकू चौबंद है, और यकीनन उनके खिलाफ एक्शन और सख्त एक्शन होना चाहिए जो कानून से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। सर 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 खड़े हैं यहाँ पर।
उसी तरह की अजीम शख्सियत को ख्याल पेश करने के सिलसिले की एक कड़ी ये प्रोग्राम है। 2 रोज पहले हम लोगों ने मौलाना आज़ाद को ख्याल अकीदत पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम अच्छा रहा, जिसको शमीम तारिक साहब ने और मोहतरम नवाब मलिक साहब ने खिताब किया और इंतहाई बारगाना तकरीर से सबको सरफराज किया। हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद अदीब साहब साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे दरमियान मोहतरम हुसैन दलवाई साहब साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, हमारे दरमियान जनाब आज के मेहमान खुसूसी जनाब नवाब मलिक साहब, जनाब राम पुनियानी जी, मोहतरम अदीब साहब और अशोक कुमार पांडे साहब और जनाब भालचंद्र कांगो साहब, ये तमाम अजीम शख्सियत हमारे दरमियान आपको खिताब करने के लिए, अपने ख्यालात से रोशनास कराने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम इन सब लोगों का, अपने इन तमाम बुजुर्गों का सबका हम इस्तेमाल करते हैं और इनके ख्यालात से आप मुस्तफीद होंगे। मैं अब इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं और मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब भालचंद्र कांगो साहब खिताब फरमाए। आज के इस जलसे की सदारत जनाब डॉक्टर जी पारिक साहब को करना था, वो अब तक हमारे दरमियान तशरीफ नहीं लाए हैं। इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा जनाब अदीब साहब से, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, की आज के इस जलसे की सदारत फरमाएं। आप तमाम से गुजारिश है कि इनके नाम को नोट्स करें। जनाब भालचंद्र कांगो साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात से सबको सरफराज करें। आज के इस सिंपोजियम के सदर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदीब साहब, मंच पर उपस्थित बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त मोर्चा खोलने वाले हमारे महाराष्ट्र के नेता और हमारे मंत्री नवाब मलिक साहब, जिन्होंने पूरी जिंदगी सेकुलरिज्म के लिए और सही इतिहास बताने के लिए
अपने आप को मैं समझता हूँ लोगों के सामने पेश किया है वो हमारे डॉक्टर राम बुनियानी साहब। उनकी जैसी ही काम करने वाले हमारे दिल्ली के पांडे जी हैं और हमारे साथी फिरोज भाई भी हैं। मंच पर उपस्थित मेरे साथी, मेरे साथ काम करने वाले जमाने में स्कूल कॉलेज में जब हम थे, दलवाई साहब भी हैं और आप सभी भाई और बहन। यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरे कॉलेज के और स्कूल के दिन याद आए। स्कूल के दिन इसलिए याद आए कि अहमदाबाद में जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर एक पूल का इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे और स्कूल की तरफ से मुझे चुना गया था उनको हार पहना के उनका इस्तेमाल करना। और 1968 में खान अब्दुल गफ्फार खान हैदराबाद आए थे भारत के विजिट के लिए, तब मैं निजाम कॉलेज का स्टूडेंट था हैदराबाद में, तो उस वक्त भी मुझे चुना गया था उनको हार पहना। तो ये दोनों लोगों की याद मुझे आज यहाँ पर फिर से एक बार ताजा हो गई और मैं ये सोचने लगा कि ये दोनों हस्तियां जो थी, दोनों ने कुर्बानी दी, दोनों लड़े, जेल में गए, वो कौन से भारत के लिए, कौन से देश के लिए कुर्बान, क्या सोचकर गए? वो सोचकर लेकर हम स्टूडेंट डेज में लड़े। वो सोच ये थी कि देश का बंटवारा हुआ था। देश का बंटवारा होने के बाद लोग ये सोच रहे थे कि एक मुल्क इस्लाम के नाम पर रहेगा और दूसरा मुल्क हिंदू के नाम पे रहेगा। लेकिन आजादी के लड़ाई में हिंदू मुस्लिम साथ में लड़े थे और इसीलिए आजादी की लड़ाई के वक्त यह लगभग तय हो गया था कि जो मुल्क आजाद भारत रहेगा वो सेक्युलर रहेगा, वो किसी एक मजहब का नहीं होगा। जो लोग आजादी की लड़ाई से दूर रहे और आज 2014 के बाद ऐसा कहते हैं कि उनका राज आ गया है, वो लोगों को बहुत अफसोस हुआ। भारत जो है हिंदुओं का भारत बोल के डिक्लेयर 1947 में नहीं हुआ, उसीलिए वो आजकल उल्टे सुल्टे बयान करते हैं और हमको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको याद होना चाहिए कि हमने जो आजादी की लड़ाई दी थी, जिसकी कुर्बानी की याद अभी एडवोकेट साहब कर रहे थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर अशफाकुल्लाह से लेकर सभी की याद हम करेंगे तो हमको बराबर महसूस होगा कि हमको आजादी किसी ने गिफ्ट नहीं दी, हम लड़के हमने मिला है। अब इसमें बात हो सकता है कि क्या हमको शांति से लड़ाई करके मिली या बंदूक की आजादी से मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम हम भूल नहीं सकते, आरएनए का कंट्रीब्यूशन भी भूल नहीं सकते। 1946 में हमारे नेवी के सैनिकों ने जो बंद किया था, तीनों झंडे लगाकर, लाल झंडा भी लगाया था, तिरंगा भी फहराया था, मुस्लिम लीग का भी झंडा फहराया था, सब झंडे फैलाकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत की थी। मुंबई में मजदूरों ने 3 दिन का हड़ताल करके उनको साथ भी दिया था। ये सब इतिहास हमको याद रखना चाहिए कि ये कुर्बानी और लड़ाई देने के बाद ब्रिटिश ये नतीजे पे पहुंच गए थे कि इस देश को अब कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो ये चाहते थे कि इस एशिया में अपने आप को कायम रखने के लिए कुछ तो भी होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने देश का बंटवारा किया है। वो ये कहना चाहते थे कि कम से कम एक मुल्क यहाँ का हमारे कब्जे में रहे, हमारे साथ रहे। और हमने देखा होगा कि हमारा जो बंटवारे के बाद हमारा जो एक भाई है जो हमसे अलग हो गया था, उसने काफी दिनों तक अमेरिका और साम्राज्यवादियों का इंग्लिश का साथ दिया था। सेंटो नाम का एक एग्रीमेंट, एक जैसा अभी नाटो है वैसा सेंटो भी था, आप भूल जाएंगे, लोगों को याद नहीं है, उसका वो हिस्सा भी रहा करता था। और अमेरिका ने कभी भी भारत के साथ यूएन में वोटिंग नहीं किया। रशिया ने हर वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो इस्तेमाल करके भारत का साथ दिया था, लेकिन अमेरिका ने एक बार भी अब तक साथ नहीं दिया था। ये लोग भूल जाते हैं। जो पहलू है वो थे इंपीरियलिज्म के खिलाफ। भारत आजाद होने के बाद पूरी दुनिया में आजादी का एक दौर आ गया था, आप समझ लीजिए। भारत आजाद होने के बाद ब्रिटिश
साम्राज्य का अस्त हुआ, पोर्तुगीज साम्राज्य का अस्त हुआ और कई देश आजाद हो गए। इसलिए भारत की आजादी का इतिहास में एक महत्व है, एक इंपॉर्टेंस है, इसको हम समझ लेना चाहिए। इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई थी और ये पंडित नेहरू ने इसको अंजाम दिया था, ये हम कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात थी कि देशभक्ति का मतलब क्या है। आज हमारे देश में एक जद्दोजहद जिसको हम बोलते हैं लड़ाई चल रही है। कौन सी लड़ाई चल रही है? आरएसएस नाम की एक जो संगठन है जो 1925 में कायम हुआ था, उसने बलशाली भारत नाम की संकल्पना रखी है। वो क्या संकल्पना है? भारत से लोगों ने डरना चाहिए। भारत मिलिट्री और आर्थिक, जिसको इकोनॉमिकली मजबूत होना चाहिए। आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी कहते थे कि रुपये की कीमत जब डॉलर के साथ गिरती है तो मुझे अफसोस होता है। अब वो कहां गई है? 75 के ऊपर गई है, लेकिन उनको अफसोस हुआ ऐसा हमको तो नहीं लगता। आपको लगता है तो मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त उनको लगता था। मेरे को याद है 2014 में वो कहते थे कि रुपया 40 रुपये को $1, यहां तक हम नीचे मजबूत करेंगे रुपये। अब रुपये को मजबूत करने की बात होती है, अडानी अंबानी को मजबूत करने की बात चल रही है। तो साथियों, सवाल ये है कि देशभक्ति का मतलब क्या है? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच की जो बात है उसकी याद आ जाती है। आजादी की बात चल रही थी तो अंबेडकर ने यह कहा कि महात्मा जी, मेरे लोगों के लिए देश कहां है? तो लोग और देश, इनका संबंध बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपने आजादी के दिन का जो भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पढ़ेंगे, राम बुनियानी अच्छी तरह से बताएंगे उसके बारे में। वो अगर देखेंगे तो ये कहेंगे कि हमने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया की एक ताकत भारत रहेगा। हमने ये कहा था भारत के लोगों की गरीबी दूर करेंगे, भारत के लोगों को मजबूत करेंगे और पूरे दुनिया के सामने एक नया भारत पेश करेंगे। ये हमारा कार्य। तो ये नए भारत की बात करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने समझ लेना चाहिए। अभी 3 दिन पहले ही मैं समझता हूं मौलाना आजाद साहब की जयंती हम लोगों ने मनाई। हुमायूं कबीर साहब ने मौलाना आजाद की जयंती के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषण देने के लिए बुलाया और वो भाषण आप सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। तो उसका टॉपिक क्या था? इंडिया टुडे एंड टुमारो। भारत, आज का भारत और कल का भारत। इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सोच है उस टॉपिक में उन्होंने दी है, मौलाना आजाद को सामने रखते हुए। किस तरह से वो चेंज और कंटिन्यूटी, मैं महात्मा गांधी का जिक्र उन्होंने किया है। महात्मा गांधी को एक कंटिन्यूटी की तरफ से वो देखते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यूटी और चेंज, ये दोनों की बात करते हैं। साइंटिफिक आउटलुक की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। पूरी दुनिया के बारे में वो सोचकर लोगों को बताते हैं कि हमको देश कैसा बनाना। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे को हमारे पड़ोसियों को डराना। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमको हमारी मिलिट्री को मजबूत करना। उसकी वजह से मुझे याद आया, अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पब्लिश हुआ। अफसोस की बात है कि इंडिया का नंबर 101 बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के भी पीछे आया है। जिस दिन ये ऐलान हुआ उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? भारत की मिलिट्री को मजबूत करना है। देश की गरीबी बढ़ रही है और हम मिलिट्री को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ही वो है कि देश में गरीबी रहे, बेरोजगारी रहे, महंगाई रहे, कुछ भी रहे, भारत से डरना चाहिए। जैसा अमेरिका में हम देख रहे हैं होमलेसनेस बढ़ रहा है। अमेरिका में ओबामा और सबको गरीबों को मेडिकल इंश्योरेंस देने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, मिनिमम वेज के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रईस देश समझा जाता है। कोरोना में सबसे ज्यादा लोग वहां पर मरते हैं।